दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच है। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। तीसरे चरण का जो चुनावी प्रचार है उसका शोर भी थम चुका है, लेकिन इस शोर के बीच में अभी एक जोर बाकी है और वो जोर है रामलला के द्वार पर पहुंचकर अब की बार 400 पार के नारे के लिए आशीर्वाद लेना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद ही एक बार फिर से अयोध्या में नजर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ये पहली बार है, लगभग 100 दिन हो चुके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद क्या 400 पार का प्रदर्शन नजर आएगा? ये महत्वपूर्ण बातें, ये महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। और इन सब के बीच अयोध्या से पहले इटावा से जो हुंकार प्रधानमंत्री ने भरी, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये राम के नहीं हुए थे, हम तो राम को लाए हैं। तो क्या जो राम को लाए हैं उन्हीं को जनता एक बार फिर से लेकर आएगी? वार प्रतिवार के बीच कितना प्रचंड प्रचार और इस प्रचार का कितना प्रचंड असर, आज इसी पर होगी खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज के बयान तीर। अब ये हमारा लोकतंत्र हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने इनके वोट बैंक को, उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, इस किताब की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इस किताब को, संविधान को, आपके हक को खत्म करना चाहती है। अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, ये हम अलग अलग धर्म पर चले, अलग अलग प्रदेश में रहे, अलग अलग भाषा बोले, पर उससे कोई दीवार हमारे बीच खड़ी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को उन्नति में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। ये जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। हम मोहब्बत फैलाते हैं, हम इज्जत दिलवाते हैं और हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, आजादी के बाद जो भी आपको मिला, चाहे वो आपका जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पब्लिक सेक्टर हो, रिजर्वेशन हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिलता है वो संविधान आपको देता है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया?
आप बताइए ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? इन्होंने न अंतरिक्ष छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी। सभी लोगों में भ्रष्टाचार किया ये कांग्रेस पार्टी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ 10 सालों में आपने क्या किया? हमने IIM बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए, HAL बनाया, BHEL बनाया। आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनवाया। भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, आपका अमूल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? फूट फैलाई लोगों के बीच में, नफरत का बीज बो दिया। इस स्वार्थ का गठबंधन है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, बहुत से उदाहरण है। नेता दो लोकसभाओं से लड़ते हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। तो रिकॉर्ड मतों से कौन जीतेगा ये तो 4 जून को तय हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दरबार तो जनता का दरबार है और जनता की मोहर किस पर लगती है ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से घोटाला, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद ये मुद्दे उठ रहे हैं और इन सब के बीच मुद्दों के बीच में राम मंदिर अछूता नहीं है। एक बार फिर से हर चरण राम की शरण में जा पहुंचा है। क्या राम इस बार भी बेड़ा पार करेंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब वो इटावा में उपस्थित थे तो अपने संभाषण को खत्म करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा, एक मैसेज दिया कि घर घर जाकर कहना कि मोदी ने जय श्री राम कहा है। संदेश बड़ा है, संकेत बड़ा है, कितना बड़ा असर होगा। आइए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनल को ओपन कीजिए। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अश्वनी शाही साहब, बहुत बहुत स्वागत। सपा का पक्ष रखने के लिए आज पहली बार मेरे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं अशोक तिवारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप मिश्रा जी को देख पा रही हूँ, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी पैनल का हिस्सा है, बहुत स्वागत। और ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि अयोध्या की बात है तो डटे हुए हैं हमारे योद्धा धर्मेंद्र सिंह जी, सुबह से ही लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आपका भी स्वागत। और सबसे पहले कमेंट में अतिथियों के पास चलूं। धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहती हूं, जल्दी से जरा 1 मिनट में समेट दीजिए वहां की तस्वीरों को कि कुछ देर के बाद जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, उत्साह उमंग सुबह से जो था वो अपने चरम पर पहुंच रहा है। किस तरीके की तस्वीरें? ओवर टू यू धर्मेंद्र, जल्दी से समअप कीजिए। का नाम से सही धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है शायद धर्मेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंची। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मुझे लगता है शायद धर्मेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंची। जरा धर्मेंद्र जी को लाइन अप कीजिएगा। आइए जरा पैनलिस्ट के पास चलते हैं। और अश्वनी शाही साहब, आज पहला मौका आपको, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है, ये चर्चा शुरू हो गई है कि हर चरण राम की शरण, और अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि जय श्री राम बोलना है। तो क्या माना जाए, राम के द्वार 400 पार? लावणी जी, आपको और अपने साथी पैनलिस्टों अश्विनी जी, अश्विनी जी, आप पैदा होते ही जय श्री राम जी। आवाज आई लावणी जी? अब आ रही है सर, अब आ रही है, बोलिए जी। देखिए, हम लोग जब पैदा होते हैं तब से लेकर और अंतिम समय तक राम नाम सत्य बोलते हैं, तो राम ही सत्य हैं। और इनको, इस सत्य को जो ठुकराता है वो नेपथ्य में जाता है। जो काम जो है कांग्रेस या विपक्षी दलों ने किया है वो तो उनके सामने है। मैं उनकी बात आज नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। क्योंकि जो दिल में होता है, जिसकी आस्था होती है दिल में, वो व्यक्ति बार बार लगातार राम के पास जाता है। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो या मंदिर बनवाने का संकल्प हो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में
चलिए, अश्विनी जी की ऑडियो में बार बार प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी, अश्विनी जी मैं दोबारा आती हूँ आपके पास, आपके ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पैनल जरा ठीक कराइए प्लीज। खास तौर पर अशोक तिवारी जी, राम राम जी। राम राम सर, राम 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 राम। बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज भेजा है मोदी जी ने आप लोगों के लिए भी आज इटावा से जी। संदेश के मायने समझ रहे हैं आप? जी जी अशोक जी, जी राम राम का संदेश भेजा गया है, जय श्री राम का संदेश भेजा गया है, आप संदेश के मायने समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। इसमें क्या इसमें प्रॉब्लम किसी को नहीं है। राम राम कहना ही चाहिए, राम राम कहने में क्या दिक्कत। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप लोग राम से घबराते हैं, इसीलिए तो जब राम का मुद्दा आता है तो आप लोग कहने लगते हैं कि चुनाव में राम मुद्दा ही नहीं है। आप ही लोगों की ही पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता, बहुत सारे नेता ये कहते रहे। आपके खुद अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुद्दा तो कुछ और है, राम अब मुद्दा रहे ही नहीं। देखिए, सच्चाई ये है कि प्रभु श्री राम हम सभी के आराध्य हैं, इस देश की अस्मिता है, इस देश का सम्मान है, और प्रभु श्री राम को कौन नहीं मानेगा। सत्य सनातन मानता है प्रभु श्री राम को। ये हमारा देश सत्य सनातन देश है, इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं है। राम राम हर कोई पढ़ता है, बोलता है, ये आम बोलचाल की भाषा है। राम राम भैया, राम राम, ये तो एक आम बोलचाल भाषा है, इसमें किसी को क्या गुरेज होगा। काश अशोक जी आपकी बात आपके बड़े नेता समझ लेते। इस बात को, जो बातें आज अशोक तिवारी कह रहे हैं, ये बातें आपके बड़े नेता समझते। यहाँ तो जननायकों का, राष्ट्र नायकों का, राम मंदिर का, प्रभु श्री राम का अपमान करते हुए ही वक्तव्य सुने गए हैं। प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा सम्मान है देश में, उनके बगैर देश ही नहीं है। ये देश का बहुत बड़ा सम्मान। सच्चाई ये है कि आज जो मुद्दे हैं देश में, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, आधी आबादी को जो प्रॉब्लम्स हैं, तमाम मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, और इन मुद्दों पर हम देख रहे हैं कि चुनाव कैसे हो रहा है। देखिए, दो बातें आपने कही, आपने मुद्दे बाद में कहे, लेकिन आपने एक मुद्दा खुद ही दे दिया। आपने कहा कि राम ये तो धरती ही राम की है, और यही राम सेवक ही थे जिन पर गोली चलवाई गई थी। और जब जब समाजवादी पार्टी के इतिहास का वो पन्ना खुलेगा साहब, वो कहानी, वो काली कहानी का जिक्र जरूर आएगा। इसीलिए मैंने राम राम बोला था आपसे। संदेश मैंने इसीलिए पूछा कि आप समझे कि नहीं समझे। हम समझे। नैरेटिव सेट करने से कुछ नहीं होता। सच्चाई ये है कि नैरेटिव सेट करना करने की बात है। जब जो जैसा समय था वैसा कार्य हुआ, अब जो जैसा समय है वैसा कार्य हो रहा है। संविधान के तहत न्यायालय ने जिस तरह से जो है मंदिर की स्थापना करवाई और जो है मंदिर के रास्ते खोले, उसका पूरे देश ने स्वीकार किया, पूरे देश ने शिरोधार्य किया, और सारा देश खुश है। इस पर सवाल इस बात का है कि अब क्या हो रहा है, किस तरह चुनाव होना चाहिए। चुनाव महंगाई पर हो रहा है, चुनाव बेरोजगारी पर हो रहा है, चुनाव भ्रष्टाचार पर हो रहा है, चुनाव किसानों की समस्याओं पर हो रहा है। हमने स्पष्ट कहा है किसानों को एमएसपी गारंटी देंगे, इनकी चिर प्रतिशत मांग थी गारंटी। हमने कहा है किसानों का कर्जा माफ करेंगे हम। मोदी जी ने खाली पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। स्पष्ट रूप से हमने कहा है। हमने कहा पेपर लीक नहीं होने देंगे। हमने कहा 4 साल की नौकरी जो सेना में दी गई है उसको हम रेगुलर नौकरी देंगे। चुनाव उन्हीं मुद्दों पर हो रहा है, और इन मुद्दों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में अशोक जी, मैंने आपको पूरा मौका इसलिए दिया क्योंकि कहा जाता है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैंने अपने मंच पे दे दिया, आपने अपनी मन की बात कर ली, लेकिन अपने दिल से पूछिएगा कि जिन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनावी मैदान में हैं, उन मुद्दों पर आप लोगों ने बीते 10 सालों में कितना काम कर लिया है, और क्या आप वाकई उस बात के हकदार हैं कि उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आइए, संदीप मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, आपको भी राम राम। जोर से राम राम जी, आपको पूरे सुदर्शन चैनल परिवार को राम राम। सर, बड़ा संकेत तो दिया है। चलिए, राम राम आपकी हमने स्वीकार कर ली है। एसपी और कांग्रेस अपने भविष्य के लिए लड़ रही है। प्रधानमंत्री राम राम कहते हुए यह संदेश भी पहुंचा रहे हैं आप लोगों जनता के बीच में। और मोदी जी क्या अपने भूतकाल के लिए लड़ रहे हैं? 74 साल की उम्र में 5 साल और मांग रहे हैं। वो अपने क्या भूतकाल के लिए लड़ रहे हैं? वो भी तो भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। दुनिया भविष्य के लिए लड़ रही है। नया बात क्या है? और रही राम की बात, तो आपने कहा, मैं तो ये कहता हूँ रोम रोम में राम है। कब लग करऊं में राम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई।
और राम नाम जपते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वही सुधारेंगे सीतापति रघुवीर। पर बीजेपी का तो मुंह में राम बगल में छुरी और राम नाम जपना पराया माल अपना है। तो ऐसे राम नाम से बड़ा परहेज होना चाहिए। चंपत राय भी राम राम वहां जप रहे हैं और गुल्लक चोरी कर रहे हैं राम जी के गुल्लक में चोरी कर रहे हैं ये लोग। ऐसे चोर बिठा रखे हैं चौकीदार ने कि जो राम के नहीं हो रहे। दुनिया देख रही है कि ये राम को तो देख रहे हैं, राम के राज्य में बहनों के उतरते हुए वस्त्र को नहीं देख रहे। गले में मंगल सूत्र तो झांक रहे हैं लेकिन उतरता चीर हरण मोदी को नहीं दिख रहा। तो ऐसे काल नेमी ने भी राम राम बोला था साहब, काल नेमी ने भी धोखा दिया था। ये मोदी काल नेमी की तरह ही राम नाम जप रहे हैं, कोई और बात नहीं है। संदीप जी, पूरा मौका आपको भी दिया, आपको भी पूरे पैनल ने सुना, पूरे देश ने सुना। आपने बड़ी बढ़िया पंक्तियां बोली। आपको एक पंक्ति और याद है, भय बिन होत न प्रीत, रामायण में बहुत खास तरीके से लिखा गया है। और ये पंक्ति सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवा के वो भय तो आप लोगों को ला दिया ना कि आप ही थे ना जो राम को के अस्तित्व को लेकर कटघरे तक पहुंच गए थे, कोर्ट तक पहुंच गए थे। आपके लोग ही राम को काल्पनिक बताया करते थे, आपके लोग ही राम मंदिर पर किस तरीके की राजनीति करते थे। और आज आप राम की शरण में पहुंचे हुए हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय तो जाना चाहिए कि जो राम को कल्पना मानते थे आज राम को आधार मान रहे हैं। अश्विनी शाही जी जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए, फिर मैं अविनाश जी के पास जाऊंगी। अश्विनी जी काउंटर आंसर जल्दी से। मेरी आवाज आ रही लाउड़ी जी? अश्विनी जी मुझे लगता अश्विनी जी अब आ रही है आवाज जी, अब आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए लाउड़ी जी, ये लोग किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। हमारे भाई संदीप जी पता नहीं किसी को कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी नेता को, किसी को अपशब्द बोलने में वो नहीं है, चोर बैठे हैं। अरे भाई 5,000 करोड़ के घोटाले में आपके दोनों माता और पुत्र जमानत पर घूम रहे हैं, वो तो सर्टिफाइड है। नहीं देखिए, जब किसी संदीप जी सुन लीजिए, आवाज देखिए, थोड़ी सी आवाज, हम लोग दूर बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्लीन चिट दे दीजिए कि राम नाम के गुल्लक से चोरी करने को आजादी है, बता दीजिए। आप बोले तो मैंने सुना, अब थोड़ा सा मेरा भी सुन लीजिए। चोरी कर सकते उन्हें आजादी है। आपने बोला मैंने सुना, सवाल खड़े किए थे ना, वो जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए क्योंकि आप लोग दूर हैं, थोड़ा सा सुन भी लीजिए। अविनाश जी बस मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। न्यायपालिका नहीं, अश्विनी शाही साहब आई एम सो सॉरी, फिर आपकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है सर, आई एम सो सॉरी, आप जुड़ नहीं पा रहे हमारे पास। जरा पैनल दोबारा अश्विनी जी को हमारे साथ रिकनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। अविनाश जी के पास सीधे जाती हूँ। अविनाश जी, महत्वपूर्ण ये है कि मंदिर बन गया है, राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, लगभग 100 दिनों के बाद आज प्रधानमंत्री अयोध्या में पहुंच रहे हैं। भव्य तैयारियां हैं, भव्य रोड शो है। अभी हम धर्मेंद्र के पास जाएंगे तो उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। लेकिन यहां से एक बार फिर से ये तो तय हो गया कि इटावा और इटावा से अयोध्या पहुंचने का एक बड़ा संकेत है और ये बड़ा संदेश अवध की उन सीटों पर प्रभाव डालेगा जिसको जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि 400 पार के लिए पूरी 80 सीट की भी जरूरत है। अविनाश जी। लाभी जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को जय श्री राम जी। महत्वपूर्ण बात आज दो है। एक तो ये कि भाजपा के लिए आज का नहीं है, 1989 में पालमपुर में जब इनका अधिवेशन हुआ था, राम मंदिर को अपना मुद्दा बनाया और देश को इस बात का बहुत हर्ष है कि थी जिसने इस देश में राजनीतिक नहीं कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के वो आगे बढ़ी। भाजपा 2 से आज है तो भाजपा और इस देश को मालूम है कि ये राम डेवलपमेंट है। तो मोदी जी के लिए राम मुद्दा नहीं, देश के लिए राम मुद्दा नहीं, एक आस्था का विषय है और इसी आस्था को आज उन्होंने और आगे बढ़ाया है। बात उन्होंने बोली है, उन्होंने यदुवंशियों को सीधा बोला है कि गए थे, मुझे पता नहीं कि संदीप जी और इनके को पता है कि नहीं कि द्वारिका और द्वारिकाधीश में फर्क है। आज उन्होंने और सीधा यदुवंशियों से कनेक्ट करने को कोशिश
सवाल पूछा है कि क्या आप उनके साथ रहना चाहते हैं जो वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो राम करते हैं, जो फिर से पुनः बनाने की बात करते हैं मस्जिद को, बहुत बहुत डायरेक्ट लेवल पे लोगों से कनेक्ट किया है जी। अपने दो विषय को अलग लेके पढ़ती है। जहां तक देश प्रधानमंत्री, उसका भी रिपोर्ट कार्ड दिया उन्होंने, और जहां तक सांस्कृतिक राष्ट्र, भाजपा अग्रिम पंक्ति में खड़ी है और आगे लेके बढ़ रही है। ठीक है अश्विन जी, लेकिन अविनाश जी आपने कहा कि राम मुद्दा नहीं, आस्था है। निश्चित रूप से राम आस्था है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राम मंदिर जब तक नहीं बना था तब से लेकर राम मंदिर बनने तक ये मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है। और एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि हर चरण इस बार भी राम की शरण में ही है। मैं जरा जल्दी से, क्योंकि हम लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे पास, मैं आप सभी के पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा आइए जल्दी से रौनक बता दीजिए धर्मेंद्र, क्या तैयारियां हो रही है? कुछ देर के बाद ही रोड शो की शुरुआत हो रही है और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए। अयोध्या में और अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पर, वाल्मीकि एयरपोर्ट पर, उसके बाद साकेत महाविद्यालय, ये लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, मंदिर सीधे जाएंगे 7:15 पर। ये जो है इनका जुलूस शुरू होगा और यहाँ से जो ये रोड शो है पूरी तैयारियां हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लाखों की संख्या पर यहाँ पर रोड शो में शामिल होने के लिए अयोध्या और आसपास के जिलों के लोग पहुंचे हैं। हर तरफ जय श्री राम के नारे हैं, आवाजें गूंज रही हैं, महिलाएं भाजपा के कमल फूल वाली साड़ियों में टहल रही हैं, तमाम नेतृत्व कर रहे हैं भाजपा के नेता, और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच होंगे और बहुत भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाड़ियां धीरे धीरे जो वीआईपी हैं वो बढ़ रही हैं। और सीएम के आगमन की जो बात मैं कह रहा था वो क्लियर हो गई, सीएम पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री भी जल्द ही मंदिर परिसर में पहुंचेंगे और पूजा अर्चना शुरू करेंगे। हर तरफ गूंज है, जय श्री राम के नारे हैं। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी अगर अयोध्या आए हैं तो रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन ये निशाना भी है, ये बताना भी है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में एक अलग जोश के साथ उतरी है। सीएम पहुंच चुके हैं, सीएम को मैं दिखाना चाहूंगा, उनकी गाड़ी वो पहुंची है और वो मुख्य गेट तो 1 नंबर गेट पर पहुंचे हैं और वहां से वो अब मंदिर परिसर में स्थित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, वहां निरीक्षण करेंगे, वहां पर मेडिकल सुविधाओं जैसी तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार है। धर्मेंद्र आप बने रहिएगा, आपके माध्यम से हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अब संदीप जी, थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे और अब अशोक जी ने भी कहा कि मुद्दा नहीं है, लेकिन देखिए जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं, वहां जो जनमानस पहुंचा हुआ है उनके मन में राम है और उनके मन में एक बात और है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो वहां के लोग कह रहे हैं। तो आप लोग कहते हैं कि राम मुद्दा नहीं है, जनता खुद ही उसे मुद्दा बना रही है, आप इस मुद्दे से कैसे हट सकते हैं फिर? या फिर आपकी मजबूरी है क्योंकि तुष्टीकरण जरूरी है? संदीप जी, देश के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये भाजपा उपकृत राम मंदिर है, सरकार द्वारा बनाया सरकारी राम मंदिर है, या मोदी कृत राम मंदिर है, या फिर भगवान राम पुरुषोत्तम का मंदिर है और सबके लिए सबका मंदिर है। अगर ये सब मोदी और योगी द्वारा बनाया मंदिर है तो उसी राज्य में राम राज्य क्यों नहीं लाया? जो राम को लाए और रोजगार क्यों नहीं ला पाए? वो बुलडोजर पे सवार होकर ब्राह्मण बेटियों और माँ को जला देते हैं, हाथरस में चिता जला के दहन करा देते हैं, अग्निवीर का तीर जवानों को मार देते हैं, पहलवानों को ब्रजभूषण दे देते हैं और किसानों को बलि का बिल देके 7.5 जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना होगा। क्या करेंगे साहब? ठीक है अश्विनी शाही जी, जल्दी से काउंटर आंसर। अरुण गोविंद का पूजा करें और मोदी जी को एक सलाह, आज सरयू नहा ले और संन्यास भी ले ले। ठीक है अश्विनी शाही जी, काउंटर आंसर जल्दी से दीजिए। अश्विनी जी काउंटर आंसर। देखिए लावणी जी, शायद मेरी अब आवाज आ रही होगी आपको? जी आ रही है सर, जल्दी से। स्पष्ट रूप से सुन रहा हूं, हम कांग्रेसी मित्र हमारे बार बार बोल रहे हैं, बगैर तथ्यों के, बगैर सबूतों के 100 चीज बोलते हैं। रोजगार की बात करते हैं ये लोग, इनको पता नहीं है कि सबसे कम बेरोजगारी आज के दिन में है 3.2%, ये आंकड़े हैं, पर इनसे एक समय 70% अब रुक जाइए, जुमला है
लौड़ी जी जुमला मैं है खुद तो नहीं बाहर हूं संदीप जी और उनको ये बोल बीच तो में लेने डिस्टर्ब दीजिए। कर रहे हैं। संदीप जी उनको आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे ना, ऐसे कोई डिबेट नहीं तरीका होती। नहीं है, उनको मैंने उत्तर आपको देने। मैं सुन रहा हूँ। ठीक है शाही साहब बोलिए 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 जल्दी से 20 क्यों सेकंड सर, आगे प्लीज मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा नहीं तो अन्यथा 20 सेकंड सर राम जल्दी की से समीक्षा ये है कि रामद्रोही कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रामद्रोही है, इसीलिए राम सेतु से लेकर राम मंदिर तक का विरोध कांग्रेसी करते हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि रोम की आई हुई अरे भाई जमानती क्या करेंगे, जमानती क्या करेंगे। देखिए तथ्यों को जब मैं कहने लगा संदीप जी दो बातें। संदीप जी आप आरोप लगाइए लेकिन भाषाई मर्यादा को मत भूलिए, भाषाई मर्यादा मत भूलिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है ब्रेक लेना होगा सर मुझे यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि मुद्दा राम से जुड़ा हुआ है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार हर शरण जो है वो राम की शरण में पहुंच चुका है। असर कितना होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी है रण क्षेत्र। ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने। ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। तो जारी है रण क्षेत्र। बात हो रही है आज अयोध्या में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और सीधे तौर पर राम की शरण में हर चरण को ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे को धरातल पर उतारने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में क्योंकि उनकी मौजूदगी है और जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अवध को साधने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब के बीच जब हम मुद्दों की बात करते हैं, अशोक जी सीधे आपके पास आ रही हूं, आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा सा आप लोग ये समझाइए कि अगर देश में तीर्थ पर्यटन बढ़ता है, तीर्थ क्षेत्रों में अगर विकास होता है, अगर कॉरिडोर्स अलग अलग बनते हैं तो क्या इससे रोजगार नहीं मिलता है? इसको रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए? जी, इससे कौन इनकार करता है कि तीर्थ क्षेत्रों में पर्यटन न बढ़े, बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। और प्रभु श्री राम की जहां तक बात आप कर रही हैं, प्रभु श्री राम को पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है। विश्व में जहां जहां भी हम हैं, हमारे भारतवासी हैं, वो मानते हैं। इसमें कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं। सवाल इस बात का है कि 4 साल की नौकरी सेना में देंगे, इस तरह से काम करेंगे कि जो है 22 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, एक युवा। सवाल इस बात का है कि परीक्षाएं इस तरह से लीक होंगी। सवाल इस बात का भी है कि जो है क्या महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग इस तरह की हरकत करेंगे और उनका कुछ प्रोत्साहन नहीं, देश में कुछ भी कोई सवाल तक नहीं उठेगा उनके ऊपर। प्रधानमंत्री जाकर के वहां सर सवाल तो फिर इस बात का भी है कि आपके ही मुखिया थे, दिवंगत हो चुके हैं, बहुत सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है, लेकिन उनकी वो बातें आज भी मुझे याद है, ठेस पहुंची थी हर एक लड़की को जब उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। इतिहास का वो काला अध्याय भी है। आप लोग आज अपने सुर बदल रहे हैं, लेकिन सुर बदलने से पहले उन काले अध्यायों का भी तो जिक्र कर दीजिए। आज आप अगर एक उंगली भारतीय जनता पार्टी पर उठाते, उठाइए, आपका अधिकार है। इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, आप खूब अधिकार के साथ सवाल उठाइए, लेकिन सवाल उठाने से पहले आपसे जो प्रश्न पूछे जाएं और प्रश्नों के घेरे में अगर आप आए तो उसका जवाब भी दीजिए। आप राम मंदिर पे जब भी आते हैं, आपने कहा राम सबके मन में है, जब राम मंदिर बनने की बात आ रही थी तो किस तरह से सियासत गरमाई थी। अयोध्या में राम के नाम को लेकर आपके ही पार्टी के बहुत सारे लोगों ने क्या कुछ कहा था, मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि अगर वो पन्ना खुल जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप स्वयं जानते हैं कि क्या क्या हुआ था। जी, आप पूरी बात बोल चुकी हैं। जी हाँ जी बोलिए। जी, स्पष्ट रूप से क्योंकि आपकी स्मृति पटल से वो पन्ना आप लोग हटा चुके हैं ना, इसीलिए मुझे वो स्मृति पटल आपको याद दिलाना पड़ गया उस पन्ने के बारे में भी। नहीं, अच्छा किया आपने याद दिलाया। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आदरणीय नेताजी को पूरे देश ने सम्मान दिया, पूरे राष्ट्र ने सम्मान दिया है, पद्म विभूषण का सम्मान दिया है। ऐसे ही नहीं दिया है, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं देश विदेश के लिए। आज जो जवान हमारे वीरगति को प्राप्त होते हैं, सम्मान साथ उनके गांव पे लाया जाता है, उनके पार्थिव शरीर को। ये कार्य शुरू कराया था, नेताजी ने शुरू कराया था।
आप क्या बात करती हैं? तो उन्हीं उनका नेताजी ने तो कार्य- प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। वो तो आज इटावा जाके यही कह रहे हैं ना कि संसद के अंदर उन्होंने आशीर्वाद दिया था जीत का, तो वो आशीर्वाद उनको मिल गया। वो तो उन्हीं नेताजी की तो याद दिला रहे हैं। आपको पता है कि इस बात को याद दिलाकर वो क्या कहना चाह रहे हैं? अगर उनको आशीर्वाद ही देना था तब तो फिर उनको अखिलेश जी को भी आशीर्वाद देना चाहिए था, लेकिन संसद के अंदर उन्होंने आशीर्वाद किसको दिया? प्रधानमंत्री को दिया। इस बात का जिक्र वो कर गए आज। ये उनका बड़ा दिल था, उनका बड़ा दिल था। उन्होंने सब कुछ इस तरह से सभ्यता का परिचय दिया, अपने अपने जो है बड़े दिल का परिचय किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से किसानों के लिए जो काम आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं साहब, आप लोग आकर वहां अटक जाते हैं जहां न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। अश्विनी शाही साहब, एक तीर से कई निशाने हो जाते हैं और प्रधानमंत्री इसके माहिर माने जाते हैं। आज वही हो रहा है। अश्विनी शाही जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर अविनाश जी के पास और फिर धर्मेंद्र के पास। ठीक है अश्विनी जी। ये कहा जाता है जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जी अश्विनी जी जवाब दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। मैं अनम्यूट हूँ हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है बोलिए मुझे? सर, बोलिए आ गई आवाज आपकी। देखिए आज जो है, जो आपने अभी एक टूरिज्म की बात की ना, जो सांस्कृतिक टूरिज्म जो हुआ है, 25,000 करोड़ का व्यापार उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है उसी मंदिर से, एक मंदिर से। आज जो है ताजमहल से ज्यादा टूरिस्ट बनारस, काशी विश्वनाथ में आ रहे हैं। आप मथुरा भी इस समय बढ़िया। उत्तर प्रदेश जो लैंडलॉक स्टेट था, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और मोदी जी ने जो विकास की गंगा बहाई है, उससे उत्तर प्रदेश का जो राजस्व भी बढ़ रहा है। आज लोग आ रहे हैं। मैं अभी कल ही गया था, मैंने आपको बताया, मैं कल गया था। कल जो है लगभग 70-80 हजार लोग आज इस भीषण गर्मी में रोज दर्शन कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की आने वाले दिनों की जो भविष्य की चीजें हैं, वहां पर एयरपोर्ट बनाना, वहां पर पूरे शहर को सोलर सिटी बनाना, जो करोड़ों रुपए ले आते थे ये लोग समाजवादी पार्टी लोग और खा जाते थे, कोरिया से आता था पैसा, ये लोग खा जाते थे, कोई विकास नहीं था। आज विकास दिखता है वहाँ, काशी से लेकर यहाँ तक। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर अविनाश जी आ रही हूँ मैं बस आपके पास, संदीप जी के पास, बस इसके बाद आती हूँ अविनाश जी आपके पास। संदीप जी, उन्होंने तो बता दिया कि किस तरीके से रोजगार बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि मुद्दा है ये लोग रोजगार की तरफ ध्यान ही नहीं देते। देखिए बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने, पर अब ये पूरे देश को आज मेरे भैया बता दें कि कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मंदिर के बाहर ही नौकरी मिलेगी। ये पूरे देश के नौजवानों को बता दें, अब कोई वैज्ञानिक नहीं बनेंगे, मंदिर के बाहर ही आपको वहीं बैठना होगा। ये पूरे देश को बता दें, कोई अस्पताल नहीं बनाएंगे, मंदिर के बाहर ही इलाज कराना होगा। ये बता दें छाती ठोक के कि हम गली गली मंदिर बनाएंगे, ना IIT बनाएंगे, ना IIM बनाएंगे, ना एम्स बनाएंगे, ना इसरो बनाएंगे, सिर्फ मंदिर मंदिर घूमेंगे और मंदिर मंदिर बनाएंगे। गली गली मजार बन जाती है तब दिक्कत नहीं होती, गली गली गजनवी होते हैं तब दिक्कत नहीं होती, गली गली मंदिर है तो दिक्कत है। और आपने कहा कि मंदिर के बाहर सब बैठेंगे, तो आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक भी जाके पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे सामने तस्वीर होती है उसके आगे दुनिया भी नतमस्तक होती है। बहरहाल अविनाश जी जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं समाप्त करती हूँ। अविनाश जी, मैं अपना जवाब पहले तो इससे शुरू करूंगा कि राधिका खेड़ा निकाल दिया, और उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला, ये कांग्रेस ही बोल रहा है कि मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं राम मंदिर गई थी। ये कितने बड़े रामद्रोही हैं कि अपने पार्टी मेंबर को भी नहीं छोड़ते, और अब संदीप जी भी नहीं बचेंगे। इन्होंने अपने वक्तव्य में बोल दिया रोम रोम में राम है, ये सोनिया गांधी का रोम है, पोप का रोम है, अब आप भी नहीं बचेंगे। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, भाजपा का सवाल है, राम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिचिन्ह है। मोदी जी इसको मुद्दा नहीं, इसको और अशोक जी एक और नाम भूल गए थे, रोली तिवारी का नाम भी भूल गए। अपनी ही पार्टी में उन्होंने इसलिए विरोध किया था क्योंकि रामायण का विरोध, रामचरितमानस का विरोध हो रहा था, मां सीता का अपमान हो रहा था, इसीलिए वो छोड़ भी गई पार्टी। बहुत सारी तस्वीरें हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी चारों अतिथियों का धन्यवाद। लेकिन धर्मेंद्र के पास चलते चलते जरा सा पैनल धर्मेंद्र के पास चलना चाहेंगे, 10 सेकंड धर्मेंद्र को देते हैं जल्दी से। धर्मेंद्र, ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात है, कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं?
है उनका उलन खटोला जल्द ही उतरेगा, क्योंकि उनका 6:40 समय है, 6:40 पर वो उतर जाएंगे। 7 बजे मंदिर परिसर उनको पहुंचना है, क्योंकि 7:15 के बीच पूजा अर्चना उनको करनी है, उसके बाद रोड शो। ठीक है, डटे रहिएगा। धर्मेंद्र आपके पास भी आते रहेंगे, वहां से आपके माध्यम से तस्वीरें देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर प्रभु श्री राम की चरण में एक बार, उनकी शरण में एक बार फिर से अपना नमन अर्पण करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ा संकेत है आज इटावा के बाद अयोध्या जाना और यहां से एक बार फिर से रोड शो के माध्यम से एक संकेत देना, संदेश देना कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य और उद्देश्य जीत का रखा है। अब की बार राम के द्वार से तय है 400 पार। विरोधियों को पटखनी देने के लिए लगातार तैयार। कितना असर होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, 4 जून का इंतजार। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। बहुत गरीब बने, अमीर और अमीर बने,